नमस्कार दोस्तों, मैं आदम हुसैन लाहौर बादरा के एक शिक्षा भूमि क्षेत्र पर आप सब साथियों का दृष्टि परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं विशेष चर्चा होगी और वो है टॉपिक अपना फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर की अहम भूमिका का क्या नए नियम है कि किसी 40% का नियम अपने को क्रैक करना है। आखिर क्या गलती रह जाती है कि बच्चों का सब्जेक्ट बहुत मजबूत होने के बाद भी फर्स्ट करनी हो और बच्चा इस वजह से लेक्चरार से कुछ नंबरों से वंचित रहकर अपना एक फर्स्ट ग्रेड का पद नहीं हासिल। क्या वजह है जिसकी वजह से अपन एक दो नंबर से रह रहे हैं। मैंने अभी जो रिसेंट में भर्ती हुई है फर्स्ट ग्रेड की, उसके बारे में बहुत से बच्चों से बात की है। किसी बच्चे के पहली बात तो ये है कि 75% का पेपर का 75% सेट होते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर। उसके अंदर इस बार गवर्नमेंट ने आरपीएससी ने 40% का नियम कंपलसरी कर दिया था, जिसके अंदर 75 का 40% 30% हर बच्चे को पास होने के लिए अनिवार्य कर दिया। लेकिन हुआ क्या, बहुत से बच्चों के किसी 31 नंबर बन रहे हैं कि 29 नंबर बन रहे हैं। इतने कैंडिडेट है जिनका फर्स्ट पेपर एकदम एक डेंजर जोन की लाइन पे अटका हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर फर्स्ट पेपर को अपन पूर्णतः कवर नहीं कर पाएंगे तो ध्यान रखना सब्जेक्ट कितना ही मजबूत हो अपन सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसके वजह सबसे बड़ी यही है कि अगर अपना 40% का नियम क्रैक होता है तो अपन आसानी से सब्जेक्ट को कवर करते हुए आसानी से जॉब ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यही बन चुकी है अपने लिए कि फर्स्ट पेपर को कैसे हैंडल किया जाए। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पेपर में सबसे अहम रोल होता है अपने हिस्ट्री का, स्कूल मैनेजमेंट का, मैथ रीजनिंग व सांख्यिकी स्टैटिक्स का। इन तीनों की इतनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर अपने ये तीनों सब्जेक्ट, ये तीनों पेपर मतलब मैथ रीजनिंग स्टैटिक्स हिस्ट्री एंड स्कूल मैनेजमेंट, अगर ये अच्छे से अपने कवर हैं तो अपन आसानी से फर्स्ट पेपर को आराम से करेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये तीन कवर नहीं करने अपने को, साथ साथ में और भी सब्जेक्ट कवर करने हैं। करंट अफेयर जो 10 प्रश्नों का अहम रोल रखेगा, वो भी अपने को इसके साथ में कवर करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पेपर की किस तरीके से अपने को रणनीति बनानी है और किस तरीके से अपन फर्स्ट पेपर को क्रॉस करते हुए अच्छे नंबर लेके आए। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से अपने को पढ़ना पड़ेगा। मैं पहले आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ सिलेबस के बारे में हल्का सा। फर्स्ट पेपर में 150 नंबर, फर्स्ट पेपर अपना 75 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 40% का नियम लगाया जाए। 75 का 40% होता है 30। हर बच्चे को 30 प्रश्न लाने कंपलसरी हैं, तब तो फर्स्ट पेपर चेक हो पाएगा, अदरवाइज पेपर चेक नहीं हो पाएगा। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि अपन ने 30% सही कर दिए तो अपना सब्जेक्ट अच्छा और अपना सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी गलती अपनी यही रहती है। अपन क्या करते हैं कि 3-4 सब्जेक्ट मजबूती से कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। अभी एक अपने पास इतना गोल्डन चांस है, अगर अपन चाहें तो सारे सब्जेक्ट अब एकदम खाली जोन है, एकदम एकदम एम्प्टी जोन है, इस जोन के अंदर अपन हर सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं और वेट कर रहे होंगे कि भर्ती आएगी, डेट फिक्स होगी, फिर अपन तैयारी शुरू करेंगे। फिर क्या करते हैं, अपन वही चीज़ें पढ़ते हैं जो अपने याद होगी, अपन कुछ चीज़ों को स्किप कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती अपनी यही रहती है। तो अभी अपने पास में इतना अच्छा टाइम है, अपन सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। अपन साइंस भी कवर कर सकते हैं, अपन हिंदी अंग्रेजी भी कवर कर सकते हैं, भूगोल राजनीति और इतिहास इनको भी कवर कर सकते हैं। ध्यान रखना, सबसे मेजर रोल इस बच्चे के, अगर मैथ रीजनिंग व स्टैटिक्स के 10 प्रश्नों पे अच्छी कमांड है, वो बच्चा देखो इतिहास भूगोल राजनीति वगैरह ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चों को तैयार हो जाता है आराम से। लेकिन हुआ क्या, ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इस पे जिस बच्चे की कमांड अच्छी है ना, 30% नहीं 50% तक आराम से चल। इसकी वजह क्या है वो देखिए कि देखो 15% इतिहास के आते हैं, 10% स्कूल मैनेजमेंट के आते हैं, 15 और 10 25, अगर 10 ये कर दे 35। अब जो बाकी बचे हुए हैं ना, जैसे करंट अफेयर, देखो जो जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता है वो करंट अफेयर आराम से पढ़ेगा और भूगोल व राजनीति आराम से कवर करके जाएगा। हिंदी, किसी की हिंदी मजबूत है तो वो अंग्रेजी छोड़ के चला जाएगा, किसी की अंग्रेजी मजबूत है वो हिंदी छोड़ के चला जाएगा। सबसे बड़ा सस्पेंस यही रहता है कि या तो अंग्रेजी हिंदी पढ़ के जाता है वो, या हिंदी विज्ञान पढ़ के जाता है, एक सब्जेक्ट वो जरूर छोड़ के जाएगा। तो ध्यान रखना, ये जो अभी जोन चल रहा है इसमें अपन सारे सब्जेक्ट आसानी से कवर कर सकते हैं अगर अपनों ने फर्स्ट पेपर पे अच्छी कमांड बना ली।
अगर अपने फर्स्ट पेपर में 50+ % सही हो रहे हैं तो अपना सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और ये एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है अपने पास में, जो आगामी जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ रही है इसके अंदर अपना टारगेट होना चाहिए कि अपने मिनिमम 50% सही होने चाहिए। अगर वो 50% सही करने हैं तो अपने को आज से रणनीति बनानी होगी, आज से तैयारी करना शुरू करना होगा, तब जाके अपने 50% सही हो पाएंगे। ध्यान रखना, जिस दिन भर्ती की डेट आ चुकी है, एग्जाम का सिलेबस आ चुका है, उसके बाद तैयारी करने लगोगे तो श्योर है कि आप इसमें से 3 या 4 सब्जेक्ट छोड़ दोगे और 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसमें से भी मेन पढ़ोगे। सिर्फ अपना टारगेट ये रहता है खास 30% सही हो जाए। ध्यान रखना, अगर जी डेंजर लोन सेट हो गई आपकी, अगर आपकी 31% सही हो रहे हैं, अगर रिवाइज आंसर की के अंदर वो 1% गलत हो गया तो अपना भविष्य अंधकार में हो तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके इतिहास में भी प्रश्न अच्छे से मजबूती से क्लियर हो, मैनेजमेंट में अच्छे से मजबूती से क्लियर हो। ध्यान रखना, आरपीएस ने इस बार इतना बड़ा हेरफेर किया है कि नंबरों का क्रम बिल्कुल उलटफेर कर दिया। कि स्कूल मैनेजमेंट में 15% आते थे, इस बार 10% आ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही, बच्चा स्कूल मैनेजमेंट रट के जाता है कि मेरे 15% ये सही हो जाए, 10% हिस्ट्री में सही हो जाए, 2-4% आगे पीछे करके मैं 30% पास कर लूँ। लेकिन आरपीएस ने इस बार बड़ा गेम खेला है, बड़ा गेम चेंजर किया है कि स्कूल मैनेजमेंट मात्र 10% दिए हैं और मैथ रीजनिंग के इनके नंबरों को बढ़ा दिया गया, करंट अफेयर को भी बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, तो इस बार जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आए हैं वो भी थोड़े लेवल के थे, इस वजह से हर बच्चे की दिक्कत है फर्स्ट पेपर के अंदर। तो अभी अपने पास में इतना अच्छा अवसर है, अपन आसानी से फर्स्ट पेपर को कवर कर सकते हैं। ध्यान रखना कि फर्स्ट पेपर में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। जिस बच्चे की फर्स्ट पेपर में अच्छी कमांड है वो आराम से पूरा सब्जेक्ट कवर करते हुए आराम से आसानी से सिलेक्शन ले सकता है, अगर वो आज से अपनी रणनीति बनाता हुआ। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट पेपर में कितने परसेंट कितने किस वाइज में बंटे हुए हैं किस सब्जेक्ट के अंदर। इतिहास के अपने 15% आते हैं। कितने परसेंट आते हैं? इतिहास में 15% आते हैं। नो डाउट अपन आराम से इसके अंदर 10 से 12%। इतिहास वाला बंदा है वो तो क्या 15 से 15 ले सकता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट होता है, फिजिक्स का, बायो का, म्यूजिक का, कॉमर्स का, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो बच्चा 15 में से 13-14 नंबर ना लाके वो 10-12 नंबर ला सकता है। नो डाउट मैनेजमेंट में आप 10 में से 10% ला सकते हैं। अगर अच्छा मैनेजमेंट कवर किया आपने तो आप 10 में से 10 नंबर ला सकते हो। कोई बड़ा मुश्किल नहीं है कि सर मेरे 7 नंबर आ जाएं, 8 नंबर आ जाएं, नहीं। सिर्फ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समझने की ज़रूरत है। समझने के बाद वही क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, वही अपने को डाइट पढ़ना है, वही अपने को RSCRT पढ़ना, NCERT, न्यूपा, इन पे डिस्कस करते हुए चलोगे आज से तो अपना ये सब्जेक्ट भी बहुत कवर हो जाएगा। टेक्निकल सब्जेक्ट है, याद हो जाता है ये। अब मैथ, रीजनिंग व स्टैटिक्स जरूरी नहीं है दोस्तों 10 ही नंबर के आए। इसका वेटेज 10 से 13 नंबर तक जाता है। 10 से सबसे अहम रोल पैदा करेगा आपके ये। सबका इतिहास अच्छे से कवर हो जाता है। पॉलिटिकल रीजनिंग, सॉरी पॉलिटिकल, राजनीति विज्ञान, वो आराम से बच्चा कवर करता हुआ चलता है, क्योंकि वो साथ में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, जिस वजह से उसका इतिहास का बैक पोर्शन, पॉलिटिकल का और भूगोल का वो आराम से कवर कर लेता है। लेकिन बच्चा इससे वंचित रहता है, इससे घबराता है, इससे कतराता है बच्चा कि ये ना पढ़ना पड़े। अगर ये मान लो पेपर का लेवल ऊंचा चला गया, अगर ये पोर्शन अपने को आता है तो भी पेपर का फर्स्ट पेपर अपने हाथों में कंट्रोल रहेगा। अगर अपने मैथ, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स अच्छी कमांड होगी तो अपन आराम से पेपर फर्स्ट को करके आएंगे और आसानी से अपन 55 से लेकर 60% तक आराम से कवर कर सकते हैं। एक मास्टरमाइंड रन। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए भी कितने कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा फर्स्ट पेपर के अंदर। दोस्तों इतिहास आता है 15 नंबर का, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट 10% आते हैं इसमें से। पिछली वाली भर्तियों में जितने भी पेपर थे उसमें 15-15% आते थे, लेकिन आरपीएस ने इस बार 5% काट दिए, वो कहीं और एडजस्ट किए। कहीं साइंस के 1% फालतू दे दिया, कहीं मैथ का 1 फालतू दे दिया, तो वो पर्सन एडजस्ट कर दिए उसने। तो मैनेजमेंट के 10% मान के चल रहा हूँ, वो 10 ही आए हैं इस बार, तो आगे की रणनीति 10 पे चलेगी। मैथ, रीजनिंग, स्टेटिक्स 10 से 13% आने के चांसेस है इनके। अगर अपने मैथ, रीजनिंग, स्टेटिक्स में अच्छी कमांड है तो अपन आसान से अपन इसको कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर अपने को रोजाना पढ़ना पड़ेगा, डेली अप टू डेट रहना पड़ेगा। 10% इसके आते हैं करंट अफेयर की। अब इसकी मैं बुक बता दूंगा कौन सी पढ़नी है अपने को, उसके अकॉर्डिंग अपन तैयारी करेंगे करंट अफेयर की। फिर आता भूगोल व राजनीति विज्ञान।
इसके 15% आते हैं, जरूरी नहीं है 15% आए, इसके 12% भी हो सकते हैं, इसके 10% भी हो सकते हैं। मतलब एज एवरेज बताया मैंने कि इसके 15% कवर कर लेगा ये, ठीक है। और इस बार सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो क्या पता जब भर्ती आए तो कुछ जिलों के अंदर परिवर्तन करके कुछ इनके अंदर विस्तार भी कर सकता है, पर्सनों को 15% पूछ सकता है, नो डाउट। हिंदी व अंग्रेजी 10% है, ध्यान रखना इसमें अपना टारगेट यही रहना चाहिए। देखो जरूरी नहीं है कि अपने को अंग्रेजी में जितने टॉपिक लगे हुए हैं उन्हीं को कवर कर लूँ सारों को, ना तो नहीं हो पाएगा। जितना अपने से ऑब्जर्व और कवर हो रहा है उतना अपन करने की कोशिश। 10% में से अगर अपने 7-8% भी खींचते हैं कोई दिक्कत नहीं, 6 ही मान लो, चलो 6% में अपन आसानी से कवर कर सकते हैं। और विज्ञान 5% की, तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि इतिहास के 15% आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट के 10% आते हैं। अभी की जो मैं लेटेस्ट रणनीति है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, कोई पीछे की रणनीति नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि पीछे जो आरपीसी एग्जाम थे वो एक अलग वे में थे, ठीक है। फर्स्ट पेपर में 10% सही हो रहे थे, 5% सही हो रहे थे, वो सब्जेक्ट में खींच के अपना सिलेक्शन ले लेता था। लेकिन इस बार आरपीएससी ने फर्स्ट पेपर में 40% का नियम कंपलसरी कर दिया। इसको देखते हुए अपने को सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी है। इतिहास के 15%, स्कूल मैनेजमेंट के 10% आएंगे, मैथ रीजनिंग स्टैटिक्स के 10 से 13% आते हैं, करंट अफेयर के 10% आते हैं, भूगोल व राजनीति विज्ञान के 15%, हिंदी व अंग्रेजी के 10% और विज्ञान के 5%। इन पे अपन चर्चा करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको इसमें से 2-3 पोर्शन कवर करवाऊंगा। कौन कौन से करवाऊंगा वो देख लेना। मैथ, रीजनिंग व स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, ये जो 10 से 13% कवर करेंगे, अपनी कोशिश यही रहेगी कि अपना एक भी नंबर यहाँ से ना कटे। अपन देखो, एक तो होता है तैयारी करना और एक होता है तैयारी करवाना सिलेक्शन के साथ में, तो वो चीज़ अपन फॉलो करेंगे। तैयारी करवानी है, सिलेक्शन जरूरी नहीं है कि अपन सारा मैटर कवर करें कि हाँ जो भी है सारा समेट लें। बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर मैंने ऐसे देखे हैं जो सीजीएल की तैयारी करवा कर फर्स्ट ग्रेड वालों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पेपर की शैली क्या है, पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, पेपर में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा और किस तरीके से अपने को उसका सॉल्यूशन देना है। ध्यान रखना, इतना जटिल भी नहीं पढ़ना कि अपने समझ से बाहर चला जाए, और इतना आसान भी नहीं पढ़ना कि अपन पढ़ लिया और खुश हो गए, पेपर में पर्सन ही ना आए। तो अपन एक ऐसा लेवल तैयार करेंगे जिससे अपने सारे क्वेश्चन कवर हो जाए और अपन आराम से 13% हो रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि अपना एक नंबर भी ना कटे। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस अकॉर्डिंग अपन तैयारी करेंगे दोस्तों फर्स्ट पेपर के अंदर, मैथ, रीजनिंग व स्टैटिक्स, ठीक है। और इतिहास के अंदर भी अपने स्पेशलिस्ट है, वो आपको 15% की तैयारी करवाएंगे। तो मैं करवाऊंगा मैथ, रीजनिंग व स्टैटिक्स। मैं आपके सामने इसका सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ कि भी किस तरीके से अपन इसको तैयार करेंगे और किस तरीके से टेस्ट वाइज अपन टेस्ट लेते हुए चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने कितने अंक टेस्टों में आ रहे हैं उसको सुधार करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। हालांकि सिलेबस अभी इंग्लिश में टाइप हुआ है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करता हुआ बताता रहूंगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैथ में अपने 2 टॉपिक लगते हैं। कितने टॉपिक लगते हैं? 2 टॉपिक लगते हैं। और रीजनिंग में देखो, मैथ के अंदर अपने 2 टॉपिक लगते हैं। एक तो लगता है अपने, क्या लिख देता हूं मैं, मैथ में मेन तो 2 ही टॉपिक लगते हैं अपने। एक तो लगता है नंबर सिस्टम, तो बोलते हैं अपन संख्या पद्धति या संख्या पद्धति प्रणाली बोलते हैं। मतलब नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, तो अपन ये डिस्कस करेंगे। और एक अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर मेंसुरेशन के, तो हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। हालांकि क्षेत्रमिति अपने को पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें कुछ ही पोर्शन पढ़ना है, जैसे कुछ ट्यूब के बारे में पढ़ना है, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है, सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, कोण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कुछ मेन मेन चीजें अपने को पढ़नी है, कुछ मेन मेन आकृतियां पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग अपन चलते रहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ संख्या पद्धति में क्या पढ़ना है अपने को। अपने को संख्या के बारे में पता होना चाहिए, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, भाज्य संख्या, अभाज्य, सम, विषम, ये सारी चीजें पढ़नी है अपने इकाई अंक वगैरह के अंदर। बहुपद के अंदर बहुपद हुआ, चर, अचर, ठीक है, समीकरण वगैरह, द्वितीय समीकरण, ये सारी चीजें अपने को मैथ के अंदर पढ़नी है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अगर कंसेप्ट वाइज चलते हुए चलेंगे अपन बिल्कुल आसान होगा। अगर घबरा गए तो ध्यान रखना, पहली बात अपन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है।
चाहे कुछ भी हो, ये एक जो अभी जो जोन चल रहा है ना, ये एम्प्टी जोन, इसके अंदर अपन सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे तो एग्जाम की डेट के वक्त अपने को बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अपने को नेचुरल नंबर पढ़ना पड़ेगा, प्राकृत बोलते हैं, रेशनल प्रीमियर पढ़ना पड़ेगा, इरेशनल नंबर और अप्रीमियर संख्या पढ़नी पड़ेगी इसके अंदर। फिर अपने को वास्तविक संख्याएं पढ़नी पड़ेगी, रियल नंबर, उसके दशमलव एक्सपेंशन को, दशमलव विस्तार क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा, अनवसानी संख्याएं, जो शांत, अशांत, आवर्ती, अनावर्ती, वो सारी चीजें अपने को इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिर मैंने आपको बताया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, रियल नंबर के बारे में, इसके लॉज क्या हैं, रेशनल नंबर क्या है और इसके डेसिमल मतलब प्रीमियर संख्या क्या है, उसका दशमलव एक्सपेंशन, दशमलव विस्तार क्या है, जीरोज बहुपद क्या है, शून्य बहुपद बोलते हैं उसको, वो चीजें अपन डिस्कस करते हुए। फिर देख लो इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब शून्य व बहुपद के गुणांक में क्या संबंध है, वो चीज अपन पढ़ेंगे। शून्य इसको बोलते हैं कोफिशिएंट को, गुणांक ऑफ पॉलिनोमियल इसको बहुपद बोलते हैं। ध्यान रखना सबसे विशेष बात ये भी है, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का उसको भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेट करता हुआ चलूंगा, सारी चीज़ों को, कुछ हिंदी वर्ड है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हुआ चलूंगा, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और जो बच्चे हिंदी मीडियम। आगे देखिए अपन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब शून्याक व बहुपद के गुणांक में क्या संबंध है वो पढ़ेंगे अपन। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, एक ये भाज्य बहुपद वगैरह होते हैं उसके एल्गोरिथम थ्योरम है तो अपन डिस्कस करेंगे। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अपने आरपीएससी के अंदर सिर्फ 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन पूछी गई है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, मतलब इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण। विकर्ण के बारे में 2 चर दिए होंगे अपने को, 3 चर नहीं दिए होंगे, 3 वेरिएबल नहीं दिए रखेंगे, वो अपने को 2 वेरिएबल दे रखे होंगे। जैसे इक्वेशन बनानी है तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स मान लो यहाँ पे प्लस सी बराबर सी, मतलब अपने को 2 ही वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। ये कॉन्सोनेंट होता है, 2 वेरिएबल को पढ़ते हुए अपन चलेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे इस चीज को, जिसको अपन लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं और एल्जेब्रिक मेथड के अंदर यूज करने हैं। आप आगे देखिए दोस्त, हाँ ये था नंबर सिस्टम के बारे में। हालांकि ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि सिलेबस को इसी में से सिलेबस में प्रश्न पूछ जाएंगे। अभी क्या हुआ आरपीएससी के अंदर, अपने को तो नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन 2 ही दे रखा था, लेकिन आरपीएससी के अंदर काफी एग्जाम के अंदर जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था ना, उसके अंदर टाइम एंड वर्क का सवाल आया हुआ था। ठीक है, टाइम एंड वर्क का सवाल आया हुआ था। कुछ 1-2 पेपर और भी देखे थे जिसके अंदर स्पीड डिस्टेंस के भी आया था। तो मतलब जरूरी तो देखो होता है इसमें से आने का, लेकिन कुछ कुछ जो मेन क्वेश्चन होते हैं ना कि 10-12 किसी क्वेश्चन से आने के चांसेस, वो अपन को पढ़ना पड़ेगा, हटके भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ना पड़ सकता है, अपने को एवरेज का पढ़ना। ध्यान रखना एवरेज के सवाल आए हुए थे पेपर के अंदर, वो भी अपन पढ़ेंगे। और ताबानी प्रतिशत, इनसे हल्का हल्का वो मटेरियल निकाल के क्वेश्चन बनाएगा, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपन एज रणनीति बनाते हुए चलेंगे ताकि अपना एक क्वेश्चन भी गलत ना हो, पूरे सिस्टम को देख के चलेंगे दोस्त। ठीक है, आगे देखिए सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड क्यूब, ये अपन बात कर रहे हैं क्षेत्रमिति की। किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्रमिति की। क्षेत्रमिति के अंदर मेंसुरेशन आपको बता देता हूँ कौन कौन सा। देखो क्षेत्रमिति 2 तरीके से पढ़ा जाता है, एक 2D और एक 3D। अभी मैं बता देता हूँ, जिसके अंदर हाइट को डिनोट किया जाता है वो 3D के अंदर यूज किया जाता है, इसमें हाइट डिनोट ना हो वो 2D के अंदर डिनोट किया जाता है। लेकिन ये अपन जब डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा अभी 2D का यूज क्या होता है और 3D का यूज क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड क्यूब, घनाभ व घन, घनाभ व, इसकी चर्चा अपन रीजनिंग में भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ रीजनिंग में तो अपन क्यूब और क्यूबॉइड की आकृतियां गिनना, 1 फलक पे रंगा हुआ रंग, 2 फलक पे रंगा हुआ रंग, 3 फलक पे रंगा हुआ रंग, रंगहीन घन, वो चीजें अपन रीजनिंग में डिस्कस करेंगे। अभी अपन यहाँ पे घन के और घनाभ के एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन फैलन का। फिर अपन कोण, कोण को बोलते हैं अपन कोण, पेयर, गोला के वॉल्यूम और एरिया पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे वॉल्यूम आ भी गया, मैंने पहले डिस्कस कर लिया आपके साथ में। क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ेंगे, क्यूब का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, कोण का, स्फीयर का, इन सभी का वॉल्यूम अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम शेप टू अनदर, मतलब एक शेप से दूसरी शेप में डालना,
वो चीजें आकृति, उस पे आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बोलते हैं ना कि एक बड़े घन को काटो और छोटे छोटे घनों में बदल दिया, तो बताओ छोटे छोटे घनों का आयतन क्या होगा, उसकी भुजा क्या होगी। वो चीजें अपन इसमें डिस्कस। आगे देखिए दोस्तों, रीजनिंग। देखो रीजनिंग में वो चीजें इसमें एक्सपेंशन दे रखी है। जरूरी नहीं है कि मतलब कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े, आप इतना ध्यान रखो। देखो मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। आपको सिर्फ दो ही चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात तो अलग अलग मास्टरों का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है पढ़ाने का। वो भी पढ़ाते हैं और हम भी पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी अहम बात होती है कि रीजनिंग के प्रकार, कई 3 बताते हैं, कई 4 बताते हैं, कई 5 बताते हैं, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग, रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, और भी बहुत होते हैं इसके प्रकार। लेकिन असलियत में रीजनिंग के दो ही प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। देखिए कौन कौन से होते हैं वो। असलियत में रीजनिंग के दो ही प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, तो भाइयों और मेरे दोस्तों। एक तो वर्बल रीजनिंग और एक होता है अपने तो ब्लैक में लिख। एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। सर ये होता क्या है, हिंदी में बता दो, कोई कहेगा इंग्लिश में बता दो, होता क्या। कुछ भी नहीं है, सिंपल कंसेप्ट में बता देता हूँ। आकृतियां देखी जाए आपको, ठीक है। आकृतियों वाले पर्सन होते हैं, पेपर कटिंग वाले आकृति, हाँ, ठीक है। वो जितनी चीजें होती है सारी नॉन वर्बल में क्या आएगी, नॉन वर्बल में। बाकी जो बच गया ना अपना, कि लोग बोल दो आप रैंकिंग का बोल दो, सारे किस में आएंगे, वर्बल रीजन। आकृति वाली जितनी स्टेप बनती है वो आकृति मतलब जिसमें लाइनें ना हो, आकृति देखनी होती है। जिसमें लाइनें लिखी हुई ना होती है, मुख्य जबानी सवाल होता है, देख के बताना, जैसे आकृति वाले सवाल वो किस में आएंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग में आएंगे, मतलब अमौखिक तर्क शक्ति। वो तो जो बाकी बच गया वो अपना आएगा वर्बल रीजनिंग। अभी जो मैंने आपके सामने लिखे हुए इंग्लिश के अंदर, आप नहीं पहचान पाओगे कि कौन से टॉपिक क्या चीजें आएंगे, लेकिन फिर अपन क्वेश्चन देख के बताएंगे ना। क्वेश्चन देखेंगे तो अपने को लगेगा हाँ ये तो कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, अपन रीजनिंग को आसानी से कर। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ, गणितीय चिन्हों को एक्सचेंज करके कैसे निकालते हैं, अरिथमेटिकल रीजनिंग आ गया, डाटा इंटरप्रेशन डीआई हो गया, डाटा सफिशियंसी हो गया, ट्यूब एंड डाइस हो गया, ब्लड रिलेशन खून संबंध हो गया, कोड कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज कंप्लीशन हो गया, एनालॉजी। ये जितने भी टॉपिक है दिखने में अपने को लग रहा है कि हाय तौबा ये क्या है, कुछ है, सिर्फ आसान आसान वे में करते हुए चलेंगे और आसानी से अपन रीजनिंग कवर कर लें। आइए दोस्तों, एक पोर्शन और रहता है अपना स्टैटिक्स का, सांख्यिकी बोलते हैं सेकेंडरी लेवल पे। मतलब टॉपिक तो कुछ दे रखा है इसके अंदर, जो चीजें दे रखी है इसके अंदर वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन वो डिस्कस करना बेहद जरूरी है अपने को। प्राइमरी डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है, ग्राफ डाटा को किस वे में रिप्रेजेंट करेंगे, किसके माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, अपन ग्राफ के माध्यम से करेंगे, लीनियर ग्राफ के, ऐसे डबल ग्राफ किसके माध्यम से, पाई चार्ट के किसके माध्यम से अपन डिस्कस करेंगे। अभी आरपीएससी ने फर्स्ट पेपर में एक सवाल भी पूछा था कि भी सरकारी आंकड़े किसके माध्यम से जारी किए जाते, पाई चार्ट से किए जाते हैं, ग्राफ से। आरपीएससी ने पाई चार्ट माना था, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेगा अपन। कलेक्शन ऑफ डाटा, अभी बताया मैंने कि डाटा को कलेक्शन किस तरीके से करना। देखो डाटा का कलेक्शन प्राइमरी से कर सकते हैं, सेकेंडरी से। सर प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, एक तो देखो डाटा क्या होता है कि अपन जाके बात करते हैं, समझ में आ रही है मेरे। एक जाके बात करते हैं, एक किसी के माध्यम से बात करते हैं, या फिर किसी के टाइप किए हुए डाटा को पढ़ लेते हैं, या फिर अपने को परेशानी ना हो, आराम से डाटा मिल जाए, तो वो डाटा अपन पढ़ेंगे कि प्राइमरी डाटा किस में आता है और सेकेंडरी डाटा किस में आता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। फिर आता चलो अपन प्राइमरी डाटा जो भी है, प्राइमरी या सेकेंडरी अपन ने कलेक्शन कर लिया, इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट करने का भी अपने पास में माध्यम होना चाहिए। वो ग्राफ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग किसके माध्यम से कर रहे हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये आगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किसके अकॉर्डिंग अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफिकल कर रहे हैं तो कौन सा ग्राफ यूज कर रहे हैं वो भी अपन पढ़ेंगे इसके अंदर।
फिर आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बोलते हैं अपन हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। माप केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी अपन निकालेंगे और उसके सहायता से अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंदर मेन भी डिस्कस करेंगे, मोड भी डिस्कस करेंगे, मीडियन भी डिस्कस करेंगे और उसके अंदर खंडित डिस्क्रीट बोलते हैं, अखंडित नॉन डिस्क्रीट, उनको भी डिस्कस करेंगे। श्रेणियां किस प्रकार से बनती है, अपवर्जी, समावर्जी, डिस्क्रीट मतलब खंडित, एंडिस्क्रीट, अखंडित, नॉर्मल, सामान्य, सारी चीजें अपन स्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे। फिर आता है एन ग्रुप डाटा, एंड ग्रुप डाटा, वो तो यही हो गया, एन ग्रुप्ड हो गया, अखंडित, सॉरी हाँ, एन ग्रुप्ड हो गया और ग्रुप्ड हो गया। देखो ग्रुप्ड तो होता है समूह में डाटा, जुड़ा हुआ डाटा, संयुक्त डाटा डिस्कस करेंगे अपन। अनग्रुप्ड होता है असमूह में, असमूह मतलब बिखरा हुआ, खंडित में, तो अपन बोल सकते हैं असमूह है, समूह नहीं बने हुए हैं, बिखरे हुए डाटा हैं, तो अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक मैंने आपके सामने मैथ, रीजनिंग व स्टेट किया। इस रणनीति से चलेंगे अपन, ताकि अपन 1-2 महीने के अंदर अपन सारा सिलेबस कवर करके उसकी रिवीजन के साथ में टेस्ट लेते हुए कवर करते रहें। ठीक है, यही मेरा रणनीति रहेगी, इस तरीके से अपन कवर करना है। और आप भी, आप अगर इस तरीके से चलोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर भीड़ में शामिल होना है, भीड़ में लगना है, तो वो बच्चे सदैव वेट करते हैं कब भर्ती आती है, कब डेट आएगी, कब अपन तैयारी लगें, फिर वो भीड़ में शामिल हो जाते हैं। अगर यूनिक तैयारी करनी है आपको, तो आपको आज से शुरू होना पड़ेगा। अब मैं आपको मीठी मीठी बातें बता दूं कि सर हाँ आपका हो जाएगा, आप कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ो, कभी नहीं हो पाएगा दोस्तों। अगर एक अच्छे पोस्ट पे जाना है, अगर आपको रीट सेकंड ग्रेड को चीरते हुए फर्स्ट ग्रेड पे जाना है, तो आपको रणनीति आज से बनानी पड़ेगी। अगर आपने आज से रणनीति बना ली और आज से अपन पढ़ना शुरू किया, हालांकि जरूरी नहीं है कि आप 12-12 घंटे पढ़ो, आप 8-8 घंटे पढ़ के भी आराम से तैयारी करते हुए एक स्टेबल वे में चलोगे, तो आप एग्जाम को आराम से करेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं आदम हुसैन, धन्यवाद।